हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी CHSL 17 मार्च 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 26 है, ठीक है। और ये बाकी जो है अब 10 सेट और बचे हैं तो उनको भी हम जल्द ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए 2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए जो है 2 दिन तक वीडियो नहीं बनी थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। बाकी अब जो है ये 10 सेट बचे हैं, उनको हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। इसमें देखिए दी गई अवधि में जो है न्यूनतम निर्यात औसत निर्यात से कितने प्रतिशत कम है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो पहले यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ये डेटा आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर आपको टोटल करना पड़ेगा इनका सभी का। ये 47,000 लिखा हुआ है, ये 59,000 लिखा हुआ है, ये आपके पास यहाँ पर 99,000 लिखा हुआ है, ये 20,000 लिखा हुआ है, ये 85,000 लिखा हुआ है। इन सभी का टोटल करेंगे तो ये 105 हो जाएगा, और ये 114, और ये आपके पास यहाँ पर 204, और ये 213, और ये आपके पास 263, और ये आपके पास 270, 40, ये 310 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास डेटा 1000 में थे, यानी कि 3 0 और लगा देंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 6 30 हो जाएगा, 5 दूनी का 10, यानी कि 62,000 आपके पास आ जाएगा। तो सबसे कम आपको यहाँ पर ये इसमें दिखाई पड़ रहा है 20,000, यानी कि 20,000 जो है इनका रेशियो बनाएंगे तो ये 3,000, ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। कितना कम आपको दिखाई पड़ा? 42 कम दिखाई पड़ा, किससे? 62 से, और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से देखिए 420 में आपको भाग लगाएंगे, देखिए 62 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 7 6 42, यानी कि 7 गुना, तो ये 420 से ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ पर भाग हमारा 6 बार जाएगा, और जैसे ही 6 बार भाग गया आंसर लगा दीजिए 67.74%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए रुस्तम और जो है प्रीतम की औसत आयु आपको दे रखी 30 वर्ष है। प्रीतम और गीतम की औसत आयु 20 वर्ष है। रुस्तम और गीतम की औसत आयु 26 वर्ष है। 5 वर्षों के बाद तीनों में सबसे छोटे की आयु कितनी होगी? देखिए रुस्तम दे रखा है और ये प्रीतम, और इनके आपके पास टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 30 गुणा 2 यानी कि 60। इसी तरह से यहाँ पर जो है प्रीतम और ये गीतम है, यानी कि इनके आपके पास टोटल आयु 40 हो जाएगी, और ये आपके पास रुस्तम और ये आपके पास जो है गीतम है, इनकी टोटल आयु 26 दूनी 52 हो जाएगी। इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये देखिए 2r आएगा, इसी तरह से 2p आएगा, 2g आएगा, ये प्लस में होंगे 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि r प्लस का p प्लस का g आपके पास आ जाएगा इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो ये 152 बनेगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर 152 बनेगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो p प्लस का r प्लस का p प्लस का g इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पर 76, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है यहाँ पर ये p प्लस g इक्वल टू कितना? 40, यानी कि आपके पास यहाँ पर ये 36 बचा। यहाँ पर ये 40 है, यहाँ पर ये 36, ठीक है। तो ये 40 और 36 करेंगे तभी तो आपके पास यहाँ पर 76 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे आपके पास r की वैल्यू यहाँ पर आई, ये 36 है, ठीक है। जैसे r की वैल्यू 36 आई तो यहाँ पर रख दीजिए, r की जगह 36 रखेंगे, 36 60 में से इधर माइनस होगा तो p आपके पास क्या आएगा? p 24 आ जाएगा, क्योंकि 36 प्लस का 24 बराबर 60 होगा, ठीक है। तो p की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 24। इसी तरह से g की वैल्यू आपके पास कितने बच गए? b आपके पास यहाँ पर 40 60 है, और ये 16 आपके पास यहाँ पर बच गए, यानी कि सबसे कम इसी की है। और आपको यहाँ पर 5 वर्ष बाद जाना था, यानी कि 21 ईयर आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक मेज को रुपए 210 और रुपए जो है 420 में बेचने पर क्रमशः L1% और L2% की हानि होगी। यदि L1 माइनस L2 इक्वल टू 7 है तो मेज की कीमत क्या होगी? यानी कि L1 अगर हम कैलकुलेट करें, यानी कि हानि कैलकुलेट करें, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस को, यानी कि 210 इसमें से माइनस करें। इसी तरह से L2 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपके पास यहाँ पर जो है CP में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस 420 को, तो आपको जो है बड़ी वैल्यू में से जो है छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ पर L1 जो है ये आपके पास छोटी वैल्यू होगी, L2 जो है ये बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 210 माइनस हो रहा है और यहाँ पर 420 माइनस हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा माइनस हो रहा है, ये छोटी होगी। तो L1 माइनस L2 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए CP आएगा, और इसमें से माइनस ये 210, और इसमें से माइनस करेंगे ये वाला, तो ये माइनस का CP हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 420 आएगा, ठीक है। सोल्व कर दीजिए, CP से CP कट जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंस इनका 210 का, यानी कि आपके पास L1 माइनस L2 कितना आया? 210। जबकि प्रश्न में आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू 7 दे रखी थी, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 210 आई है।
7 यूनिट की वैल्यू 210 आई है, तो CP जो आपने माना था वो अपने आप में 100 यूनिट होगा, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू में 210/7 करेंगे तो 3000 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहले ये स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सभी वर्षों में जो है जे और के द्वारा जो है टैक्सी के कुल उत्पादन के बीच का अंतर आपको बताना है। तो जे और के का टोटल कर लीजिए, उनका अंतर कैलकुलेट कर लीजिए। 7 6 16 हो जाएगा, 5 21 4 ये 25 और ये आपके पास 4 29, बट यहाँ पर 5 ये ऊपर भी है। ठीक है, तो ये 295 आपके पास आ जाएगा। 5 5 ये 5 6 11 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 18 20 28 और ये 6 34 हो जाएगा। यहाँ पर 5 5 2 ऊपर भी हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 10 है, यानी कि 350 हो जाएगा। डिफरेंस इनका 55 का, जबकि आपको यहाँ पर 35 का दे रखा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। जे द्वारा वर्ष पी और क्यू में जो है मिलाकर टैक्सी का कुल उत्पादन, के द्वारा जो है वर्ष आर और एस में टैक्सी के कुल उत्पादन का 92.11% आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पी और क्यू का देखेंगे जे के अंदर, तो ये आपके पास जो है 900, ये आपके पास यहाँ पर 90 और ये 70, यानी कि कितना बना, 160 बना। और इसी तरह से आप यहाँ पर के का देखेंगे आर और एस के अंदर, तो ये आपके पास यहाँ पर 170 बनेगा। 170 का कितना प्रतिशत है ये आपको कैलकुलेट करना था। 0 से 0 कट जाएगा, 1600 के अंदर 17 का भाग लगाएंगे, 17 नमा 153 हो जाएगा, 7 बचेगा, 17 4 68 हो जाएगा। 94 पॉइंट समथिंग आपके पास आएगा, जबकि 92 पॉइंट आपके पास समथिंग दे रखा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात आपको दे रखा है। सबसे बड़ा कोण यहाँ पर ये वाला होगा। अगर हम यहाँ पर टोटल करें तो टोटल हमारा 9 यूनिट हो रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है। ये इसका कितना गुणा है, 20 डिग्री, यानी कि 20 गुणा यहाँ पर आपको दे रखा है। तो ये बड़ा कोण जो है ये भी 5 ना होकर 5 का 20 गुणा करेंगे, यानी कि 100 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए सेक एक्स प्लस कोस एक्स बराबर 5/2 है, जहाँ एक्स 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य में स्थित है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान कैलकुलेट करें। अगर देखिए आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो ये आपको जो है एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी। अगर 60 डिग्री यहाँ पर रखते हैं तो सेक 60 का मान क्या होता है, ये 2 होता है, प्लस कोस 60 का मान 1/2 होता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो बराबर 5/2 आएगा, जो कि यहाँ पर आपको बराबर दे रखा है 5/2, यानी कि एक्स की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3/4 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अदरवाइज देखिए यहाँ पर आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू 60 डिग्री कैसे होगी। अगर आपको ये डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए सेक x को क्या लिखेंगे, 1/cos x लिखेंगे, और ये प्लस के अंदर cos x है, और ये बराबर जो है ये आपके पास 5/2 दे रखा है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 प्लस का cos स्क्वायर x आ जाएगा, और ये बट्टे में cos x आएगा, और ये बराबर 5/2, तिरछा गुणा करा दीजिए, ये 2 प्लस का 2 cos स्क्वायर x आएगा, और ये आपके पास यहाँ पर बराबर में जो है ये आपके पास 5 cos x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक साइड कर लीजिए, 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा, और ये आपके पास माइनस का 5 cos x आ जाएगा, और ये प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास द्विघात समीकरण बन चुके हैं, और द्विघात समीकरण बन चुके हैं। तो इसमें देखिए अगर ये आपको नहीं दिखाई पड़ रही है तो आप यहाँ पर cos x की जगह a मान सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए cos x को बार बार लिखना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास यहाँ पर द्विघात समीकरण किस तरह की बन जाएगी, 2a² माइनस का 5a, और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करना आपको आता होगा, चाहे तो आप यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगा लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2a² माइनस का 4a, ये माइनस का a, और ये आप यहाँ पर प्लस का 2 इक्वल टू 0, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 2a यहाँ से कॉमन लिया तो ये आपके पास a माइनस का 2 बच जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास a माइनस 2 इंटू में 2a माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको अगर 0 के बराबर रखा तो a बराबर 2 आ जाएगा, और इसको अगर 0 के बराबर रखा तो 1/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। बट यहाँ पर देखें ये आपने जो है a माना किसको था, a आपने cos x को माना था, यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आई है ये cos x की वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ पर जो है आप देखें अगर x जो है 0 डिग्री से बड़ा है और यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा है x, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो 2 कभी नहीं हो सकती, तो 1/2 होगी, और हम जानते हैं कि cos x की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है, 60 डिग्री पर। तो इस तरह से आप इसको पता कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
अब इसमें देखिए इनमें से किस वर्ष में जो है भारतीयों के पास जो है सबसे कम नौकरियां थी। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें सबसे कम थी यानी कि 2010। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं और इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 2010। ठीक है। मनोज ने एक वस्तु को जो है ₹13,000 के अंकित मूल्य पर बेचा। यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया होता तो उसे 30% का लाभ अर्जित होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो? तो यहाँ पर देखिए एक CP लिख लीजिए और यहाँ पर ये SP लिख लीजिए। अब यहाँ पर 30% का लाभ यानी कि 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 10 पर 3 का प्रॉफिट हुआ तो 10 की वस्तु 13 में बिकी। अब यहाँ पर अंकित मूल्य 13,000 था और इस पर छूट दी गई यहाँ पर 10% की यानी कि 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 पर 1 की छूट दी गई यानी कि आप अंकित मूल्य 3,000 का कैलकुलेट कर लेंगे 9/10 तो ये आपके पास विक्रय मूल्य आएगा यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू आपके पास ये आएगी। तो ये डेटा आपको 900 गुना दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर CP भी आपके पास 10 ना होकर 10 का 900 गुना करेंगे यानी कि 9,000 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए 13,000 को x, y और z में जो है इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x के हिस्से का 2 गुना y के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, जो z के हिस्से के 4 गुना के बराबर है और y का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, देखिए 2x बराबर आपको दे रखा है ये 3y और ये बराबर दे रखा है 4z। ठीक है। तो x, y और z का अगर आप कंबाइंड रेशियो कैलकुलेट करें तो किस तरह से करेंगे, देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 12 होगा। 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आएगा और यहाँ पर 3 से डिवाइड किया तो ये आपके पास 4 आएगा और 4 से डिवाइड किया तो ये 3 आ जाएगा। ये इनका कंबाइंड रेशियो आ जाएगा और ये इनके जो है हिस्से जो हैं यानी कि उनका आपके पास रेशियो है। तो टोटल कर लीजिए आपके पास यहाँ पर 13 यूनिट हुआ, जबकि आपको यहाँ पर टोटल राशि 13,000 दी गई थी यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू 13,000, 1,000 गुना आपको दिखाई पड़ा। तो y का हिस्सा पूछा गया था, ये भी 4 ना होकर 4 का 1,000 गुना करेंगे तो 4,000 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए एक पंखे की कीमत 30% कम करने पर उसकी बिक्री जो है 40% बढ़ जाती है, उसके आय में जो है कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए 30% की कमी, कीमत में क्या हुई, प्राइस में जो है यहाँ पर 30% की कमी हुई तो 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 10 से 3 कम हुई यानी कि यहाँ पर 10 से आपके पास यहाँ पर प्राइस कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर 40% यहाँ पर सेलिंग में बढ़ोतरी हुई यानी कि यहाँ पर 2/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 5 पर 2 की बढ़ोतरी हुई तो ये सेलिंग में बढ़ोतरी है और ये प्राइस में कमी है। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर 5 से कितनी हो गई 7 हो गई। तो यहाँ पर इनका गुणा कराएंगे तो आपके पास आय आएगी यानी कि आपके पास यहाँ पर 50 आ जाएगा और ये आपके पास 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितनी कम हुई, यहाँ पर 1 कम हुई कितने पर 50 पर और यहाँ पर जो है गुणा कर देंगे 100 यानी कि इनकम में आपके पास यहाँ पर कमी कितनी आ जाएगी 2% की कमी आ जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देखिए यहाँ पर आप सक्सेसिव कैलकुलेट करके भी आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए सक्सेसिव अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 30 और ये माइनस में आएगा क्योंकि कमी है और ये आपके पास प्लस में 40 आएगा और ये माइनस के अंदर 30 × में 40/100 करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो है कितना आ जाएगा 10 माइनस का 12 करेंगे यानी कि माइनस का 2% आएगा और माइनस का चिन्ह जो है ये कमी को रिप्रेजेंट करता है यानी कि 2% की यहाँ पर कमी होगी। अब देखिए सक्सेसिव मैंने यहाँ पर क्यों लगाया भाई, आपको यहाँ पर पता है यहाँ पर भी मैंने प्राइस × में सेलिंग किया। ठीक है। इनको आपस में गुणा कराया। आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर आय बराबर कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, प्राइस × में सेलिंग करते हैं या फिर यहाँ पर जो है खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, उतने का आप यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर इसे समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपने जो है 2 किलो चीनी बेची। ठीक है। 2 किलो चीनी बेची, 1 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपये। तो यहाँ पर आय कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 50 × में 2 कर देंगे यानी कि प्राइस 50 है और सेलिंग यहाँ पर 2 किलो की है तो 2 से इसको गुणा किया यानी कि 100 रुपये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस × में सेलिंग है और जब ये दोनों मल्टीप्लाई में, भाई यहाँ पर ये दोनों अनुपात आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है और जब मल्टीप्लाई में तो आप यहाँ पर सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको जो है यहाँ पर दे रखा है यदि से के बराबर जो है 9/4 है तो कोट ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये 90 डिग्री का कोण, ये वाला कोण ए है तो इसके सामने की ये आपके पास यहाँ पर हाइपोटेनस 9 हो जाएगा, ये बेस आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81
-4 का स्क्वायर 16 किया तो ये आपके पास 65 √65 आ जाएगा। ये कोट ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये आपके पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 4/√65। ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता रखा है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे, ये 40 इधर माइनस में आ जाएगा और ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी? -20 आ जाएगी। ठीक है, बस इतने से कैलकुलेशन थी। फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ फिर से। a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a² प्लस का b² और प्लस का c², और ये प्लस के अंदर 2 इंटू में AB प्लस का BC और ये प्लस का CA। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके जो है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बट आपको डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करना है एग्जाम में। अब इसमें देखिए 2 वृत्तों की त्रिज्या आपको दे रखी है, ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, और यहाँ पर सीधे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई L मान लीजिए 30 सेंटीमीटर दे रखी है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? अब देखिए आपके पास उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इंग्लिश में देखेंगे तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको दे रखी है। मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि जब भी 2 वृत्त हम इस तरह से खींचते हैं, ठीक है, अभी ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर ये वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें या फिर दूर दूर बनेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक बार के लिए इसको दूर दूर बना लिया और इनके केंद्रों के बीच की दूरी मैं d मान लेता हूँ। इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरह से स्पर्श करती हुई जाएगी। ठीक है, अब इसकी लंबाई L जो है ये आपको दे रखी है और मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता रखा है। L इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट के अंदर d का स्क्वायर माइनस के R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसके बैकग्राउंड यानी कि पीछे की बातें थी जो कि आप एग्जाम में नहीं करेंगे, सीधे आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 30 दे रखिए आपके पास स्पर्श रेखा की लंबाई, अंडर रूट के अंदर केंद्रों के बीच की दूरी कैलकुलेट करनी है, माइनस त्रिज्याओं का डिफरेंस देखिए कितने का? 16 का है, यानी कि यहाँ पर 16 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आप इधर देखिए 900 बनेगा और ये बराबर d², ये माइनस का 256 बन जाएगा। ठीक है, 256 इधर भेज दीजिए, d² बराबर 1156 आएगा। तो ये d बराबर आपके पास 34 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 6 का भी तो आपके पास यहाँ पर, ये भी तो आपके पास 36 के स्क्वायर में भी तो यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। तो ये क्यों नहीं हुआ भाई? आपको यहाँ पर पता होगा ये 30 का स्क्वायर जो है क्या होता है। अगर यहाँ पर देखिए 34 का स्क्वायर नहीं पता है तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, 30 का स्क्वायर 900 होता है और 35 का स्क्वायर आपको पता होगा कि ये आपके पास 1225 होता है। तो जो हमें चाहिए वो इनके बीच में चाहिए, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 1156 है, ये 1156 इनके बीच में, इससे बाद में और इससे पहले। तो हमारा जो स्क्वायर रहा होगा वो भी इसके बाद में और इससे पहले रहा होगा। अब 30 से लेकर 35 तक आपके पास यहाँ पर इनके बीच में जो है एक ही संख्या है जिसके स्क्वायर में जो है इकाई का अंक क्या आता है? 6 आता है, यानी कि 34 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। रानी एक काम को 10 दिन में कर सकती है, प्रिया उसी काम को 15 दिन में कर सकती है और गुड्डू उसी काम को जो है 12 दिन में कर सकता है। अगर वे उस काम को एक साथ करते हैं और उन्हें जो है ₹9,000 का भुगतान किया जाता है तो प्रिया का हिस्सा कितना होगा? ये राशि जो है 9,000 की, ये इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगी। रानी देर की आपके पास यहाँ पर 10 दिन में काम कर सकता है, प्रिया 15 दिन में, और ये आपके पास यहाँ पर गुड्डू जो है ये 12 दिन में। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो ये आपको 60 दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि 6 इसकी एफिशिएंसी, 4 इसकी एफिशिएंसी, 5 इसकी एफिशिएंसी, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 15 यूनिट बनेगा, जबकि आपको टोटल राशि कितनी दे रखी है? 9,000 दे रखी है। तो डेटा आपको यहाँ पर 600 गुना दिखाई पड़ रहा होगा। तो आपसे यहाँ पर जो है प्रिया का हिस्सा पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर प्रिया का हिस्सा जो है वो कितना हो जाएगा? प्रिया का हिस्सा यहाँ पर 4 यूनिट होगा, यानी कि 4 ना होकर ये भी 600 गुना करेंगे, यानी कि 2400 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जे और के का जो है कुल औसत क्रय मूल्य एल और एम के कुल औसत विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो जे और के का आप यहाँ पर देखेंगे और कुल औसत ये आपके पास क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का देखेंगे तो 700 और ये 900, 1600 हो जाएगा, बट्टे 2 कर देंगे, यानी कि आपके पास 800 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर एल और एम में जो है आपको सेलिंग प्राइस का देखना है, तो 600 और ये 800 लिखा हुआ है, यानी कि 1400 इनका टोटल, और डिवाइड 2 करेंगे तो ये भी एवरेज आपके पास 700 आ जाएगा। ये इससे आपको कितना ज़्यादा दिखाई पड़ा? 100 ज़्यादा दिखाई पड़ा, किससे? 700 से।
तो 700 से इसको डिवाइड कर दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए। तो ये आपके पास यहाँ पर 1/7 गुणा 100, और हम जानते हैं कि 1/7 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 14 से 2/7% है, या फिर आप इसको 14.28% भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब वही प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हो, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसमें देखिए ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, सी बराबर दे रखा है। इसका मान कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करा के चेक करते हैं। भाई यहाँ पर ये 12 माइनस का 7 माइनस का 5 बराबर आपके पास ये 0 बनेगा। अगर ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास क्या होती है, 3abc होती है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 इंटू में ए की वैल्यू 12, इंटू में बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू में 12 और इंटू में 35 आ जाएगा। तो ये 3 इंटू में 12 पंचे 60, 12 3 36, ये आपके पास 42 आ जाएगा, यानी कि 4 त्रिक 1260 आपके पास यहाँ पर आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर में जो है पी एन क्यू आर पर माध्यिका है। यदि पी एन इक्वल टू क्यू एन है तो यहाँ पर एंगल क्यू पी आर का मान क्या है ये कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पी क्यू आर ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पर पी क्यू और ये आर, इस तरह से ये ट्रायंगल है। ठीक है, और पी एन जो है ये क्यू आर पर माध्यिका आपको दे रखे, तो ये बराबर बराबर भागों में बंटेगी। और ये क्यू एन आपको पी एन के बराबर दे रखे, यानी कि ये भी बराबर है। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये वाला कोण बनेगा क्यू पी आर, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब आप इसको याद रखने के लिए जो है इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। जब भी मान लीजिए यहाँ पर आप कोई सर्किल खींचते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर एक सर्किल बना देता हूँ और इसके अंदर आप इसका व्यास खींचते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ पर ये त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, और अगर एक त्रिज्या मैं इस तरह से ये खींचूँ, ठीक है, तो ये भी तो इस वृत्त की त्रिज्या ही है। ठीक है, आपस में बराबर है। और हम जानते हैं कि व्यास द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आपके पास यहाँ पर यही कंडीशन तो यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर डायरेक्ट याद रखेंगे। अदरवाइज देखिए इसको प्रूफ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल है, यानी कि इधर वाला, तो ये आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी कि ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा। इसी तरह से इसमें अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस का 2 अल्फा हो जाएगा। हमें पता है कि यहाँ पर जो है ये कोण बन रहा है, ये जो एन पर यहाँ पर पूरा कोण बन रहा है ये 180 डिग्री का बनेगा, यानी कि इन दोनों कोणों का योग बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से 180 से 180 कट जाएगा और ये 180 डिग्री इधर आ जाएगा, और ये आपके पास माइनस इधर है तो ये इधर आकर प्लस हो जाएंगे। 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में थीटा प्लस का अल्फा बच गया। ठीक है, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। और हमें यही प्रूफ करना था कि ये जो थीटा है और ये अल्फा है इनका सम जो है यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यही आपको चेक करना था, आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए पी और क्यू के बीच की दूरी जो है 720 किलोमीटर है। एक ट्रेन पी से जो है सुबह 6 बजे निकलती है और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट रुकती है। ट्रेन क्यू पर किस समय पहुंचेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये ट्रेन ना रुकती तो कितना टाइम लेती, और वो टाइम आपके पास आ जाता, उसमें ये टाइम ऐड करा देते और फिर आप चेक कर लेते कि अब कितने बज रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये चाल जो है ये 20 मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से गुणा, तो ये 72 किलोमीटर पर आवर आपके पास यहाँ पर स्पीड आ जाएगी। अगर ये इस स्पीड से बिना रुकी ये डिस्टेंस 720 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होती, तो यहाँ पर जो टाइम लगता वो आपका कितना लगता, फिर 10 घंटे का टाइम लगता। बट प्रश्न में यहाँ पर आपसे बोला गया कि ये ट्रेन जो है बीच में 1 घंटे 30 मिनट तक रुकती है, यानी कि 1 घंटे और 30 मिनट तक अगर ये रुकती है तो इसमें ऐड कराएंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर 11 घंटे हो जाएंगे और ये 30 मिनट हो जाएंगे। जब आप इसमें ऐड करेंगे, भाई 6 बजे थे यानी कि सुबह के 6 बजे थे, इसमें 11 घंटे ऐड करेंगे तो अब कितने बज गए, 17 बज गए। भाई आपने देखा होगा कि जो डिजिटल घड़ियाँ आती हैं, ठीक है, वॉच आती हैं, उसमें क्या होता है कि आप 24 घंटे तक का टाइम सेट कर सकते हैं। भाई उसमें 1 से लेकर जो है 24 तक बजते हैं। ठीक है, और उसमें अगर यहाँ पर देखिए 17 बजते हैं, भाई अब जो टाइम आपका हो रखा होगा भाई 6 बजे के बाद, ठीक है, 6 बजे के 11 घंटे 30 मिनट बाद जो टाइम रखा होगा वो 17 घंटे 30 मिनट हो रखा होगा।
ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 5:30 PM का टाइम होता है ये, ठीक है, 30 PM का। तो आंसर आप इस तरह से इसको ऑप्शन नंबर 2 लगा देते हैं, ठीक है। 11 से विभाजित तो m का मान बताना, ये 6 + 6 12 हो जाएगा, और ये m प्लस का 1 12 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, m प्लस का 1, और ये इक्वल टू 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ सकता है। तो यहाँ से देख लीजिए आपके पास यहाँ पर ये 11 माइनस का m इक्वल टू या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो अगर ये बराबर 0 के है तो यहाँ पर m का मान आपको 11 करना पड़ेगा, जबकि 11 यहाँ पर एक डबल डिजिट वैल्यू है, और हमें पता है कि m यहाँ पर एक सिंगल डिजिट वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि बराबर जो है यहाँ पर 0 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो बराबर 11 हो सकता है भाई, यहाँ पर बराबर 11 होगा तो m की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी, और ये आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करके बताना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है ऑफ दे रखा है, ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, और ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपके पास 5 से कटेगा, ये 5 बार कट जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 6 से कटेगा, 2 बार कट जाएगा। तो ऊपर तो 2 गुणा 1 यानी कि 2 आया, बट्टे में 5 गुणा 3 यानी कि 15 आया, तो 2/15 आपके पास यहाँ पर बना माइनस के अंदर। ये आपके पास 6 × 18 कट जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 1/5 आएगा, यहाँ पर लिख दिया बट्टे के अंदर। ये देखिए आपके पास यहाँ पर 5 से कटेगा 5 बार, और ये आपके पास यहाँ पर 2 से कटेगा 3 बार, 12 × 3 = 36, यानी कि 5/36 आपके पास ये आ जाएगा प्लस के अंदर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो है ये 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 2 से आपके पास ये 8 कट जाएगा 4 बार, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, यानी कि 500 के 20 बट्टे में आएगा, ऊपर 3 बचा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो ये आपके पास ऊपर जो है माइनस का ये 3 और ये माइनस का 1/15 यहाँ पर बच जाएगा बट्टे के अंदर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा सा अलग से कैलकुलेट कर देता हूँ भाई। यहाँ पर इसको इतने को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बराबर क्या बनेगा, 180। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 36 का 5 गुना 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 5 × 5 = 25 होगा प्लस के अंदर। ये आपके पास 20 × 180 9 × 3 = 27 हो जाएगा, यानी कि 52/180 आपके पास यहाँ पर आया। तो 4 से डिवाइड 13 × 4 = 52 हो जाएगा, 4 से डिवाइड 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, यानी कि 13/45 आपके पास ये आया इसकी वैल्यू। तो ये 13/45 यहाँ पर बटे में रखेंगे तो ये आपके पास पलट जाएंगी वैल्यू, यानी कि यहाँ पर 45 जो है ये आपका यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस का 45 होगा बटे में 15, और ये बटे में 13 जो है इसके गुणा में आ जाएगा। तो ये 15 × 3 = 45 हो जाएगा, माइनस का 3/13 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर आप यहाँ पर ध्यान से करते हैं तो आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट सही आएगा। यदि किसी संख्या का योग और उसका व्युत्क्रम 4 है तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है, इसमें थोड़ी सी ये मतलब लैंग्वेज में जो है मिस्टेक दे रही। यदि किसी संख्या का योग, इसको एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको एक बार स्किप करिए। यदि किसी संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग, ये यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, का योग 4 दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि ये a + 1/a बराबर आपको 4 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, a² + 1/a²। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इसमें से -2 कर देंगे, यानी कि 14 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 18,000 की धनराशि पर 20% प्रति वर्ष वार्षिक दर पर जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखिए अर्धवार्षिक की बात हो रही है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाएगी, यानी कि 20/2 करेंगे तो 10% होगी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर 1 का ब्याज मिला होगा, तो 10 की राशि आपके पास यहाँ पर जो है 11 हो गई होगी। बट यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का टाइम था, तो 1 वर्ष के अंदर अर्धवार्षिक रूप से यानी कि 6 महीने से ब्याज कंपाउंड हुआ होगा। यानी कि 1 साल की बात करें तो 1 साल में जो है ब्याज हमारा 2 बार कंपाउंड हुआ होगा। तो 2 साल के लिए हम जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं उस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि पावर 2 कर दीजिए, तो 100 की राशि यहाँ पर 121 हो गई होगी। तो 21 का यहाँ पर ब्याज मिला, बट आपसे यहाँ पर जो है ये आपको राशि दी गई थी, यानी कि ये 100 ना देकर आपको यहाँ पर जो है 18,000 दे रखी थी, तो 180 गुना दे रखा है। तो ये ब्याज आपका जो है यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज, ये भी 21 ना होकर 21 का 180 गुना करेंगे तो 21 × 8 = 168, 16 और ये 37 आ जाएगा। 3780 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है।
अब इसमें देखिए सेक बीटा प्लस टेन बीटा इक्वल टू 2 है, तो कोट बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी। मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि सेक बीटा माइनस टेन बीटा हम करते हैं तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको कोट बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, यानी कि टेन बीटा अगर कैलकुलेट कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे तो टेन बीटा कट रहा है, लेकिन यहाँ पर घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये कट जाएंगे अब, और ये 2 टेन बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 2 माइनस का आपके पास 1/2, यानी कि 3/2 आएगा। तो टेन बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो कोट बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 4/3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2 गुनी है और घनाभ की ऊंचाई जो है उसकी लंबाई की आधी है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। लंबाई दे रखी 8, चौड़ाई जो है इसकी 2 गुनी यानी कि 16, हाइट इसकी आधी यानी कि 4 हो जाएगी लंबाई की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि 2 इंटू में LB प्लस का BH प्लस का HL, ये फॉर्मूला यूज़ करना है HL, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू में 16 8 128, 16 4 64, 8 चौके 32, 2 इंटू में ये 160 और ये 64, यानी कि आपके पास 224 बनेगा। तो 2 इंटू में 224 क्या 448 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसमें देखिए ट्रायंगल ONP का अंतःकेंद्र L है, और यदि OLP जो है ये आपको प्लस ONP इक्वल टू 195 डिग्री दे रखा है, तो एंगल OLP का मान कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको दे रखा ONP और इसका अंतःकेंद्र यहाँ पर मान लेते हैं ये L है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि OLP यानी कि ये वाला एंगल आपके पास ये, ठीक है, और ONP यानी कि ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये अंतःकेंद्र है, तो यहाँ पर अंतःकेंद्र पर बना कोण मैंने आपको बता रखा है कि 90 डिग्री प्लस का θ/2 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का सम आपको कितना दे रखा है 195 डिग्री दे रखा है। अगर आप यहाँ पर देखें थीटा प्लस का 90 डिग्री प्लस का θ/2 ऐड करें तो ये बराबर 195 आना चाहिए। तो यहाँ से ये आपके पास अगर इसको और इसको सिंप्लीफाई करें तो 3θ/2 बनेगा, 90 इधर माइनस हो जाएगा, तो 3θ/2 बराबर 90 इधर माइनस किया 105। और हमें पता कि 35 का 3 गुना 105 डिग्री होता है, यानी कि 35 बार कट जाएगा 3 से, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 35 दूनी का 70 डिग्री आ जाएगा। बट आपसे यहाँ पर जो है एंगल OLP की वैल्यू पूछी गई है, ये वाली वैल्यू पूछी गई, यानी कि ये वाला कोण आपसे पूछा गया। तो 90 डिग्री प्लस का 70 डिग्री बट्टे 2 करेंगे तो ये आपके पास 90 प्लस का 35 125 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना था। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।